नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगेसी लिटरेचर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही संवेदनशील और विचार प्रधान गद्यांश ओ सदानीरा। इस रचना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सदानीरा अर्थात हमेशा बहने वाली नदी, जो यहाँ सिर्फ प्रकृति का रूप नहीं बल्कि जीवन के प्रवाह, स्मृति और मानव संवेदना का प्रतीक बन जाती है। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक प्रकृति और मानव के बीच के गहरे रिश्तों को उजागर करते हैं। इस वन शॉट वीडियो में आपको मिलेगा सिंपल भाषा में पूरा एक्सप्लेनेशन और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं ओ सदानीरा। तो चलिए आज एक ऐसी नदी की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ इतिहास, संघर्ष और उम्मीद की एक पूरी धारा बहा कर लाती है। जगदीश चंद्र माथुर के शब्दों के सहारे हम चलेंगे चंपारण की आत्मा गंडक नदी के साथ एक यादगार सफ़र पर। कहानी की शुरुआत ही एक दिलचस्प पहेली से होती है। चंपारण एक ऐसी ज़मीन जो हिमालय की गोद में बसी है, जहाँ इतिहास की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, पर साथ ही एक नए भविष्य के अंकुर भी फूट रहे हैं। मतलब इसकी मिट्टी में सदियों की दास्तां भी है और आने वाले कल की उम्मीद भी। और यही दोहरापन, यही ड्यूअल नेचर इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो इस कहानी के कह सकते हैं दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है चंपारण की हरी भरी उपजाऊ ज़मीन और दूसरी तरफ है इसकी धमनियों में बहती हुई ताकतवर गंडक नदी, जिसे ओ सदानीरा का नाम दिया गया है, यानी वो नदी जो हमेशा पानी से लबालब रहती है। अब देखिए, गंडक का स्वभाव ना एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये एक माँ की तरह ज़मीन को सींचकर ज़िंदगी देती है, उसे उपजाऊ बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसके रक्षक यानी घने जंगल कट गए तो यही जीवन देने वाली नदी विनाश का रूप ले लेती है। और 1962 की वो भयंकर बाढ़, वो इस कड़वी सच्चाई की एक डरावनी याद दिलाती है। पर इस ज़मीन ने सिर्फ कुदरत का कहर ही नहीं झेला है, बल्कि इंसानी क्रूरता के गहरे घाव भी सहे हैं। मध्ययुगीन हमलों से लेकर अंग्रेज़ों के राज तक सदियों से इसका शोषण होता आया है, जिसकी कहानी इसके ज़र्रे ज़र्रे में बसी है। यह टाइमलाइन शोषण की एक दर्दनाक कहानी बताती है। सिलसिला शुरू होता है 1325 में, जब गयासुद्दीन तुगलक की फ़ौजों ने इस हरे भरे जंगल पर पहला गहरा घाव किया। फिर सदियां बीतीं और 18वीं सदी में धांगड़ और थारू समुदायों को बंधुआ मजदूर बनाकर यहाँ लाया गया। और फिर 19वीं सदी में आए अंग्रेज़, जिन्होंने इस ज़मीन पर नील की खेती का ऐसा क्रूर सिस्टम चलाया जिसने इसे पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। तो आखिर ये तीन कठिया प्रथा थी क्या चीज़? सीधे सीधे कहें तो ये गुलामी का एक कानूनी नाम था। ज़रा सोचिए, आपकी 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठे पर आपको ज़बरदस्ती नील उगाना पड़ेगा और आपकी दिन रात की मेहनत का सिला लगभग कुछ भी नहीं। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि शोषण का एक जीता जागता प्रतीक था। इस जुल्म का एक क्रूर चेहरा भी था। अमोलवा कोठी का अंग्रेज़ साहब मिस्टर एमिन। उसका खौफ ऐसा था कि किसी गरीब किसान का घर जला देना या उसे बिना किसी वजह के जेल में डाल देना उसके लिए एक मामूली बात थी। ये उस दौर की बेरहमी का बस एक छोटा सा उदाहरण भर है। लेकिन कहते हैं ना, जब जब जुल्म की रात बहुत गहरी होती है तब उम्मीद का एक सूरज भी उगता है। चंपारण के लिए सूरज बनकर आए महात्मा गांधी। उनका एक कदम इस धरती का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो साल था 1917। एक साधारण लेकिन अपने इरादों के पक्के किसान राजकुमार शुक्ल की जिद पर मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण की धरती पर पहुंचे। यह सिर्फ उनका आना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसने चंपारण की तकदीर को एक नई दिशा दे दी। गांधी जी का तरीका किसी भी राजनीतिक आंदोलन से बहुत अलग था। ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने पहले हजारों किसानों का दर्द सुना, फिर एक एक बात की, एक एक तथ्य की बारीकी से पड़ताल की। वो जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि गरीबी, अशिक्षा और डर से भी चाहिए। और चंपारण को गांधी जी का जो सबसे कीमती तोहफा मिला वो था निर्भयता का वरदान, डर से आज़ादी। इसकी एक झलक तब दिखी जब पुंडलिक जी नाम के एक शिक्षक ने अंग्रेज़ अफसर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये साहस उस नए आत्मविश्वास का प्रतीक था जो अब हर चंपारण वासी के दिल में जाग रहा था। गांधी जी का मिशन सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं था। वो जानते थे कि असली बदलाव की नींव तो शिक्षा से ही रखी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने बरहरवा, मधुबन और बीतीहरवा जैसे गांवों में आश्रम स्कूल शुरू किए
और इन ज्ञान के मंदिरों को चलाने के लिए बबन जी गोखले और पुंडलिक जी जैसे समर्पित शिक्षकों को दूर दूर से बुलाकर लाए। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ शोषण और संघर्ष की नहीं है। गंडक की लहरों में सिर्फ किसानों के आंसू ही नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज भी दफन हैं, जो हमें इतिहास की और भी गहरी परतों में ले जाते हैं। तो ये सवाल हमें आज़ादी की लड़ाई के शोर से दूर एक शांत और प्राचीन दुनिया में ले जाता है। यहाँ एक ऐसी विरासत छिपी है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जो इस भूमि को एक बिल्कुल अलग ही पहचान देती है। ऐसा लगता है जैसे गंडक नदी का बहाव इतिहास के पन्नों को पलटता हुआ आगे बढ़ता है। इसके किनारे रामपुरवा से लेकर केसरिया तक प्राचीन बौद्ध स्तूप और मठ एक के बाद एक मोतियों की माला की तरह पिरोए हुए हैं। ये जगहें चंपारण को सीधे भारत के उस सुनहरे दौर से जोड़ती हैं जब यहाँ ज्ञान और शांति का प्रकाश फैला था। और इसका सबसे जीता जागता सबूत है लौरिया नंदनगढ़ में खड़ा ये अशोक स्तंभ। ये सिर्फ पत्थर का एक खंभा नहीं है, बल्कि 2200 साल से वक्त को चुनौती देता एक प्रहरी है, जो आज भी हमें अच्छे शासन, करुणा और अहिंसा का वो शाश्वत संदेश दे रहा है। अब हम आते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां इंसान प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को चुनौती देकर अपनी इच्छा शक्ति से एक नए भविष्य का निर्माण करता है। ये है गंडक घाटी परियोजना। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि इंसानी संकल्प की एक मिसाल है। भैंसालोटन में बना ये विशाल बैराज और इससे निकलती नहरें उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी पीढ़ियां इस नदी के बदलते मिजाज पर निर्भर रही हैं। ये खुशहाली का एक नया अध्याय लिखने का वादा है। राइटर इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक डैम की तरह नहीं, बल्कि एक आधुनिक मंदिर के रूप में देखते हैं। जैसे पुराने मंदिर हमारी आस्था का केंद्र थे, वैसे ही ये नया मंदिर हमारी तरक्की और उम्मीद का प्रतीक है। और इस मंदिर के निर्माता, यहाँ के इंजीनियर्स और मजदूर ही इसके सच्चे पुजारी हैं। और आखिर में लेखक सीधे नदी को संबोधित करते हैं जैसे किसी को चुनौती दे रहे हों। वो कहते हैं, ओ सदानीरा, तुमने सदियों से इंसानी पूजा और प्रार्थना को अपनी लहरों से ठुकराया है, लेकिन आज जिस मंदिर की स्थापना हो रही है उसकी नींव इंसानी संकल्प से बनी है, और ये इतनी गहरी है कि तुम्हारा प्रचंड वेग भी इसे हिला नहीं सकेगा। ये प्रकृति पर मानव की विजय का एक साहसिक ऐलान है। तो चंपारण और गंडक की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति शक्तिशाली है, इंसान क्रूर हो सकता है, लेकिन इंसान के संघर्ष करने की भावना और एक बेहतर कल बनाने का उसका संकल्प इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक नदी और एक इलाके की नहीं, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं गूंजती है।